गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम अमीन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको अमीन्स के कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नेम्ड रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो रिएक्शन हम ले रहे हैं वो है मैनिश रिएक्शन। मैनिश रिएक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड या किसी भी दूसरे एल्डिहाइड के साथ कराते हैं और साथ में हम लेते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम होता है। एक्टिव हाइड्रोजन एटम वाले कंपाउंड्स हैं जैसे कीटोन है, बीटा कीटो एस्टर्स, बीटा साइनो एस्टर्स, नाइट्रोएल्केन्स या 1-एल्काइल। इन सभी में एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन हम उस हाइड्रोजन को कहते हैं जो इजीली रिलीज़ हो सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो कीटोन, बीटा कीटो एस्टर्स, नाइट्रोएल्केन्स, इन सभी में CO, NO2 इस तरह के ग्रुप्स के पास जो मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइलिन ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप होता है, उसके हाइड्रोजन्स एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और वो एसिडिक भी होते हैं, H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं। तो जब हम प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन्स का रिएक्शन किसी फॉर्मेल्डिहाइड या किसी भी दूसरे एल्डिहाइड और ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सक्रिय हाइड्रोजन एटम होता है उनका रिएक्शन जब हम किसी एसिड या बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट मिलता है एक मैनिश बेस, मैनिश क्षार। संघनन अभिक्रिया से उत्प्रेरक के रूप में हम कोई भी एसिड या बेस ले सकते हैं। इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखिए, ये मिथाइल अमीन है, इसका रिएक्शन हमने फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और एसीटोफिनॉन के साथ कराया। यहाँ एसीटोफिनॉन में ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस CO ग्रुप के पास है, इसलिए ये एक्टिव हाइड्रोजन हो जाता है और रिप्लेस किया जा सकता है। इसका रिएक्शन हमने एक एसिड या बेस के प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है मैनिश क्षार। अभिक्रिया संघनन अभिक्रिया होती है, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। देखिए पानी का मॉलिक्यूल कहाँ से बाहर निकलेगा, अमीन का हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन और ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये तीनों मिलके एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये तीनों मिलके पानी का एक मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाते हैं और तीनों रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच होके मैनिश बेस बनाते हैं। यही रिएक्शन एरोमेटिक अमीन्स में भी हो सकता है। एरोमेटिक अमीन्स एल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करता है, संघनन अभिक्रिया करता है और प्रोडक्ट जो बनता है उसे हम कहते हैं शिफ बेस या एनिल्स। यहाँ रिएक्शन देखिए, ये एनिलीन है, इसका रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ हमने कराया, संघनन अभिक्रिया हुई, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन और प्रोडक्ट बिना जो हमें मिला वो है N बेंजेलिनील, ये हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये है मैनिश रिएक्शन। इसमें हम एल्डिहाइड के साथ, प्राइमरी अमीन्स पे एल्डिहाइड के साथ हमें एक ऐसा कंपाउंड भी लेना होता है जिसके पास सक्रिय हाइड्रोजन एटम होता है और एरोमेटिक अमीन में सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन से हमें एरोमेटिक में N बेंजेल एनिलीन मिलता है। ये इसको हम मैनिश रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम ले रहे हैं वो है कार्बिल-एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बिल-एमीन रिएक्शन में हमें रिएक्शन कराना होता है प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन का क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ। जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है तो मिलता है प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की स्मेल बहुत ही ऑब्नॉक्शियस होती है, बहुत ही अरुचिकर होती है और लैब में जब हम ये टेस्ट करते हैं तो इतना ख़राब स्मेल आती है कि सभी को लैब से बाहर निकल जाना पड़ता है। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। ये प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन्स देते हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफेटिक अमीन्स ये वाला रिएक्शन देते हैं। यहाँ रिएक्शन देखिए, मिथाइल एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ जब करते हैं तो प्रोडक्ट मिला मिथाइल आइसोसाइनाइड।
इसी तरह एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करने पर प्रोडक्ट बनता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसे हम कहते हैं कार्बेलेमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन का रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ किया जाता है। जब प्राइमरी अमीन और कार्बन डाइसल्फाइड को हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है डाईथायोकार्बामिक एसिड। इस डाईथायोकार्बामिक एसिड को मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ जब अपघटित करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। इसे हम कहते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट्स में से सरसों के तेल मस्टर्ड ऑयल जैसी बहुत तीखी स्मेल आती है। इस मस्टर्ड ऑयल जैसी तीखी स्मेल जो आती है, इसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन पड़ा। रिएक्शन देखिए, ये हमने रिएक्शन किया मिथाइल अमीन का कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो जो पहला हमको प्रोडक्ट मिला वो पहला प्रोडक्ट है डाईथायोकार्बामिक एसिड। ये है डाईथायोकार्बामिक एसिड। इस S के साथ इसका एक H चला गया और दूसरा CH3NH इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। इसको हमें अपघटित कराना है मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट मिलता है मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। यही रिएक्शन जब एरोमेटिक अमीन को उसके साथ कराया जाता है तो एरोमेटिक अमीन को एल्कोहलिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिफ्लक्स करने पर, गर्म करने पर NN डाईएराइल थायोयूरिया प्रोडक्ट बनता है। ये एनिलीन है, इसका रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ KOH की प्रेजेंस में हम कराते हैं। प्रोडक्ट मिला NN डाईफिनाइल थायोयूरिया या थायोकार्बेनिलिड कार्बेनिलाइट। ये है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नेक्स्ट हम एराइल अमीन्स की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये हम फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल हम उसे कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, पॉजिटिव चार्ज वाला या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो रिएजेंट है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। एराइल अमीन या एरोमेटिक अमीन्स के में अमीनो ग्रुप होता है, उसका +M इफेक्ट होता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। +M इफेक्ट का मतलब है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिंग को डोनेट कर देना, रिंग को दे देना। तो रेजोनेंस के थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अमीनो के नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं वो रिंग के अंदर चले जाते हैं और इस वजह से बेंजीन की रिंग एक्टिवेट हो जाती है, सक्रियत हो जाती है। यहाँ देखिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं एनिलीन के। एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पहले यहाँ आ जाता है और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर चले गए। इस कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये माइनस चार्ज अंदर चला गया और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अब पैरा कार्बन के ऊपर आ गए। तो पैरा कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए और ये इलेक्ट्रॉन्स अब ऑर्थो पोजीशन पे आ गए। तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये अमीन्स के, एरोमेटिक अमीन्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को देख के हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है और फिर यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अमीन्स में, एरोमेटिक अमीन्स में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये पोजीशंस इलेक्ट्रॉन धनी होती है। अटैक करने वाला जो स्पीसीज़ है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज़ है। तो वो अब कहाँ आके अटैक करेगी? या तो ऑर्थो पोजीशन पे जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, या पैरा पोजीशन पे जहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसलिए
NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी ग्रुप होता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसमें हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब हम कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहले हम ले रहे हैं हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण। यहाँ भी देखिए अमीनो ग्रुप के प्लस एम इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग इतनी ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है कि जब हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हेलोजिनेशन कराने की कोशिश करते हैं तो एनिलीन के हमेशा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ देखिए एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिला। यहाँ हमें सिर्फ ऑर्थो या सिर्फ पैरा प्रोडक्ट नहीं मिलता, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं मिलता, बल्कि ऑर्थो और दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पोजीशंस के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और इसकी वजह ये है कि एनिलीन का NH2 ग्रुप प्लस एम इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड कर जाता है। अब अगर क्लोरीनेशन के लिए हम क्लोरीन यूज़ करते हैं तो आपको पता है क्लोरीन से ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो यहाँ क्लोरीनेशन के लिए हमें क्लोरोफॉर्म जैसा कोई निर्जलीय विलायक यूज़ करना पड़ता है, तब हम क्लोरीनेशन अचीव कर सकते हैं। एनिलीन से अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने हो तो उसके लिए पहले इस NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करना पड़ता है, इसका रक्षण करना पड़ता है, जिससे इसका इफ़ेक्ट इस रिंग के ऊपर कम हो जाए। जब हम इसका प्रोटेक्शन कर देते हैं, रक्षण कर देते हैं, तो NH2 का प्लस एम इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है और इस रिंग की सक्रियता भी कम हो जाती है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, रक्षण करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन जब हम करा देते हैं तो रिंग की सक्रियता कम हो जाती है। एसिटाइलेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए एनिलीन का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ या किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जो एसिटाइलेटिंग रिएजेंट होता है उसके साथ हम कराते हैं, प्रोडक्ट बनता है एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट। अब यहाँ हमने अपना रिएक्शन करा लिया, फिर उसके बाद हमको अमीन को फ्री करना है, तो हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2SO4 के साथ, तो हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। रिएक्शन में देखिए इसको किस तरह से रिएक्शन होता है। ये है अमीन एनिलीन, इसका रिएक्शन हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ कराया। यहाँ से एक HCl के साथ HCl बना लेगा और CH3CO ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाएगा। इसे हम कहते हैं एसिटिनिलाइड। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब NH2 ग्रुप प्रोटेक्टेड हो गया, इसका रक्षण हो गया, तो इसका इफ़ेक्ट जो NHCOCH3 है, इसका प्लस एम इफ़ेक्ट बहुत कम होता है और जिसकी वजह से इसका सक्रियण भी, बेंजीन रिंग का सक्रियण कम हो जाता है। अब हम ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, पैरा ब्रोमो एसिटिनिलाइड। ऑर्थो भी बनता है पर वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो ब्रोमो एसिटिनिलाइड ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनता। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें यहाँ से इस ग्रुप को बाहर निकालना है, हमें अपना अमीन वापस चाहिए, तो हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराने से CH3COOH बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा हमारा अमीन पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजिनेशन कराने के लिए हमें पहले NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन कराने के लिए हमें नाइट्रिक कारक का यूज़ करना पड़ता है, किसी नाइट्रेटिंग रिएजेंट का यूज़ करना पड़ता है और नाइट्रेटिंग रिएजेंट के रूप में हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। पर नाइट्रिक एसिड HNO3 खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है और क्योंकि एनिलीन का NH2 की वजह से रिंग इतनी ज़्यादा सक्रियत होती है कि वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, एनिलीन को अगर हम ओपन छोड़ देते हैं तो वो हवा के ऑक्सीजन से भी ऑक्सीडाइज हो जाती है और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए हम नाइट्रिक एसिड के साथ इसका नाइट्रेशन नहीं करा सकते, सीधा नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है एनिलीन का। इसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में हम नाइट्रेशन कराते हैं, HNO3 को एसिडिक होता है,
तो HNO3 के साथ जब हम इसका नाइट्रेशन कराने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में NH2 की जगह NH3+ बन जाता है और NH3+ डीएक्टिवेटिंग होता है, निष्क्रियकारी प्रभाव डालता है और जो ग्रुप्स निष्क्रियकारी प्रभाव डालते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा मेटा नाइट्रो, जो हम नहीं चाहते। हमें ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए। इसके ये दोनों रीजंस हैं जिसकी वजह से हम HNO3 के साथ डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करा सकते। तो अब क्या करना होगा, अभी जैसे हमने हैलोजिनेशन में किया, पहले हम NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, NH2 ग्रुप का रक्षण करेंगे। रक्षण करने से उसकी एक्टिविटी, उसका स्ट्रॉन्ग प्लस M इफ़ेक्ट कम हो जाता है और साथ ही जब हम HNO3 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और ये NH2 ग्रुप NH3+ में कन्वर्ट भी नहीं होगा। तो पहला स्टेप हमने इसका कराया, इसका एसिटाइलेशन रिएक्शन कराया CH3COCl के साथ, एसिटेनिलाइट बनाया। अब इस एसिटेनिलाइट का हम नाइट्रेशन कराते हैं, हमें प्रोडक्ट मिलता है पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइट। फिर से यहाँ ऑर्थो भी बनेगा लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उसका यील्ड बहुत कम होगा। इसका हाइड्रोलिसिस कीजिए, प्रोडक्ट मिला पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इस तरह रक्षण को यूज़ करके, प्रोटेक्शन NH2 ग्रुप के प्रोटेक्शन को यूज़ करके हम नाइट्रेशन रिएक्शन एनिलीन का करा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनीकरण। एनिलीन को जब फ्यूजिंग H2SO4 के साथ, सधूम H2SO4 के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फेनिलिक एसिड। ये बहुत सारे स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है और फाइनल प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है, एक NH3+ बनाता है और HSO4, तो ये सॉल्ट बन गया। इसमें से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यहाँ से H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट मिला फिनाइल सल्फामिक एसिड। इसको जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, SO3 ऑर्थो पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। आगे और गर्म करने पर, करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर हमको प्रोडक्ट मिलता है सल्फेनिलिक एसिड या पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह हम सधूम H2SO4 के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड गर्म करके एनिलीन को इसका सल्फोनेशन करा सकते हैं और सल्फेनिलिक एसिड बना सकते हैं। आज हमने अमीन्स के कुछ नेम्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ा और उसके बाद एराइल अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। इनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, तो ये जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा, इसे आपको बहुत अच्छी तरह समझना और याद करना है। थैंक यू।